Radhe Radhe. Hello everyone. Welcome to new episode of Devil Mera Yaar 95. Shaurya rescued Niranjan and my friends. आयशा सोने जा रही थी तभी डोर पर दस्तक हुई। उसने टाइम देखा, रात के 10:30 बज रहे थे। इस टाइम कौन होगा? बोलते हुए उसने डोर ओपन किया। ड्राइवर अनमय को सहारा दिए खड़ा था। ड्राइवर ने आयशा को देखकर कहा, मैम, सर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ लाना है। यहाँ लाना पड़ा और ड्राइवर अनमय का सहारा दिए खड़ा था। ड्राइवर की बातों पर वो बोलना चाहती थी, तबीयत सही नहीं है तो हॉस्पिटल के जाओ, यहाँ क्यों लाए हो? पर उसने कुछ नहीं कहा। ड्राइवर को जाने के लिए बोलकर डोर बंद कर वो अनमय को सहारा देकर अंदर ले आई। आयशा पतली दुबली थी और वो सही में अनमय को सहारा भी नहीं दे पा रही थी। वो जैसे तैसे उसे रूम तक ले आई। बेड पर उसे लेटाते हुए वो खुद को संभाल नहीं पाई और उसके ऊपर ही गिर गई। दूसरी तरफ शांतनु हंस रहा था। वो आदमी को जो कुर्सी के साथ ही नीचे गिर गया, वो इसे हीन भावना से देख रहा था। उसने जमीन पे पड़े हुए ही कहा, शांतनु, तूने ये अच्छा नहीं किया। तेरे बाप ने गलत किया और तू उसकी गलती पर पर्दा डाल रहा है। तुम सबने मिलकर एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। शांतनु उसकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। वो वैसे ही होठ पर शैतानी हंसी लिए हुए मुस्कुरा रहा था। एक दिन सच सबके सामने जरूर आएगा, उस आदमी ने कहा तो शांतनु हंसने लगा। कौन लाएगा सच को सामने? जो ला सकता था वो तो आज मर चुका है और तू भी आज मर जाएगा। बस मरने से पहले इतना बता दे, तूने उस बच्ची को कहाँ छुपाया है? क्या वो आज भी जिंदा है? शांतनु की बातें सुनकर वो आदमी मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए बोला, बोल दे उससे जाकर, इस जन्म में तो अपनी बेटी से मिलने से न रहा, नहीं मिलेगा वो उसे। और रही बात उसके जिंदा होने की या मरने की, तो ये बात मैं भी नहीं जानता कि वो जिंदा है या नहीं। जब तू जानता ही नहीं वो जिंदा है नहीं, तो फिर तू जिंदा रहकर क्या करेगा? तो बेबी, आज यही खत्म करके सारा किस्सा खत्म कर देता हूँ। शांतनु ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा और अपनी बात पूरी कर उसने अपनी गन से 2 गोलियां उसके शरीर में डाल दी। शौर्य की कार अब तक वहां पहुंच चुकी थी। वो एक जंगल एरिया था। चारों तरफ जंगल था। उसी जंगल में कच्ची सड़क बनी हुई थी। शौर्य ने कार से निकलते हुए गोली चलने की आवाज़ सुनी। शौर्य अभी कुछ समझ पाता कि तभी शांतनु उस घर से निकला और अपनी कार में बैठकर चला गया। उसके पीछे उसके आदमी जाग रहे थे। जो पहरा दे रहे थे वो भी दूसरी कार में चले गए। शौर्य जो से काफ़ी दूर पर था, वो उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसने एक नज़र उस घर को देखा और फिर उन्हें वो ऐसा देख रहा था मानो डिसाइड कर रहा हो उसे क्या करना चाहिए। शांतनु का फिर से पीछा या उस घर में जाना चाहिए। सोचते हुए शौर्य के कदम घर की तरफ बढ़ गए और अंदर गया। वहाँ चारों तरफ अंधेरा था। फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर उसने स्विच ढूंढा। जैसे उसने स्विच ऑन किया, उसकी नज़रें कुर्सी से बंधे फर्श पर पड़े उस आदमी पर पड़ी। वो उसे देखकर शॉक्ड रह गया। उसके मुंह से धीरे से निकला, निरंजन शर्मा। शौर्य उसके पास गया और उसे जल्दी से उसे रस्सियों से आज़ाद किया। इसे तो गोली लगी है, इसका मतलब शांतनु ने इसे यहाँ मारने आया था। शांतनु ने निरंजन को शौर्य ने निरंजन को देखते हुए खुद से ही कहा। निरंजन की आंखें बंद थीं। शौर्य ने उसे उठाया और ले जाते हुए कहा, नहीं, तुम मर नहीं सकते, तुम्हें जिंदा रहना होगा। मुझे सच जानना है, मेरे डैड के साथ क्या हुआ था। तुम सच बताए बिना नहीं मर सकते। बोलते हुए वो उसे कार तक ले आया। गाड़ी की बैक सीट पर उसे रखकर शौर्य ने जितनी फास्ट ड्राइविंग कर सकता था उतनी फास्ट ड्राइविंग कर उसे हॉस्पिटल ले जाने लगा। अभय आज फार्म हाउस में था। अनमय के राज और शौर्य के साथ पार्टी में जाने की वजह से वो आज फार्म हाउस में ही रुका था। अभय लैपटॉप पर कुछ सर्च किसी के बारे में पढ़ ही रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ सुनकर अभय ने एक गार्ड से बाहर भेजा देखने के लिए, तो ये बाहर से किसकी आवाज़ आ रही है।
वो वापस से उसे वेब पेज को पढ़ने लगा। जो गार्ड जो बाहर गया था वो जल्दी में वापस आते हुए बोला, सर बाहर कुछ लोग आए जो हमारे आदमियों से लड़ रहे हैं और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। गार्ड की बात सुनकर अभय खड़े होते हुए बोला, साला मैंने तो किसी को इनवाइट नहीं किया, फिर बिना इनविटेशन ये कौन आ गए। बोलते हुए उसने टेबल पर रखी अपनी गन उठाई और उसे लोड करते हुए बाहर आते हुए बोला, बिना बुलाए गेस्ट का स्वागत तो करना पड़ेगा। वो अपनी बात खत्म करते हुए बाहर आते हुए सामने से आ रहे एक आदमी के माथे के बीचों बीच एक गोली मार दी। गोली लगते ही वो आदमी नीचे गिर पड़ा। उसने बाहर आकर गार्ड्स को देखा। उसके आदमी और वो आदमी जो उन्हें मारने आए थे वो दोनों लड़ रहे थे। उन्हें लड़ते हुए देखकर अभय ने कहा, ये देखो इंसानों को, इतना अच्छा गार्डन था ये, हर तरफ फूलों की खुशबू थी, सालों ने इसे कुरुक्षेत्र का मैदान बना दिया, अब हर तरफ खून की बदबू है। तभी कुछ आदमियों ने अभय पर हमला किया। अभय ने उन्हें रोकते हुए उन्हें शूट किया और बोला, अरे मुझे मारने आए हो, कम से कम जान तो लो मेरे बारे में। बोलते हुए उसने एक आदमी के पैर पर गोली मारी और वो नीचे घुटनों के बल बैठ गया। तुझे जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुझे सवालों के जवाब देंगे। अब चुपचाप एक कोने में पड़ा रहे वरना खामखा खर्च हो जाएगा। अभय ने गुस्से से कहा और वो अपनी बात बोलकर आगे बढ़ गया और अपनी गन से उन लोगों पर निशाने लगाते हुए उन्हें शूट करने लगा। अभय की गन से निकली एक भी गोली वेस्ट नहीं हो रही थी। उसकी गन से निकली हर गोली किसी के पैर और हाथ, किसी के चेस्ट पर, किसी के पेट और कंधे पर लग रही थी। उन सबको घायल कर अभय ने एक नज़र उन सबको देखा और मुस्कुराया और वो मुस्कुराते बोला, अगली बार पूरी तैयारी से साथ आना। अपनी बात खत्म कर उसने अपने आदमियों की तरफ देखा और बोला, भर दो उन्हें उसी में जिसमें आए थे ये लोग। उसके आदमियों ने हाँ में सिर हिलाया और उन सभी घायल आदमियों को उन्हीं की गाड़ी में अनाज की बोरी की तरह भर दिया। अभय गन अपने कंधे पर रखते हुए स्टाइल से चलाते हुए उनके पास आया और फिर गन के आगे के सिरे से अपने माथे को खुजाते हुए बोला, साला जिसने भी तुम लोगों को भेजा ना उसे मेरा नाम जरूर बताना। उसने बात खत्म करते हुए इशारा किया और उसके इशारे पर एक आदमी ड्राइव कर उन लोगों को वहां से लेकर निकल गया। अभय वापस अंदर आने लगा और जाते हुए बोला, इसे लेकर अंदर जाओ। गार्ड ने ओके कहा और उस आदमी को जिसके पैर में अभय ने गोली मारी थी उसे लेकर अंदर चले आए। अभय राजा की तरह सोफे पर बैठा था और उसके सामने वो आदमी फर्श पर पड़ा था। अभय उसे देखकर मुस्कुराते बोला, चल बोल, जो भी जानता है सब बता। ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, सिर्फ 10 मिनट है, मुझे नींद आ रही है, बहुत सोना है, तो जल्दी बता। उसने बोलते हुए बगल खड़े आदमी को कुछ इशारा किए तो उस आदमी ने उस आदमी के सर पर गन पॉइंट कर दी। वो आदमी अब तक समझ गया था कि सामने बैठा आदमी किसी से नहीं डरता, वो उसे मारने में 1 सेकंड नहीं लगाएगा। अगर उसने सच नहीं बोला तो अपनी हालत देखते हुए खुद को अभय के सामने सरेंडर कर दिया। उसने कहा, हमें तिवारी और पांडे को लाने के लिए भेजा गया था, हमें ऑर्डर मिले थे, अगर हम उन्हें न ला सके तो उन्हें मार दे। तुम्हारे बाप का नाम क्या है जिसके लिए तुम ये काम करते हो? अभय के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लिए हुए था। पता नहीं, हम एक डीलर हैं, उसका नाम शिखावत है, वो ही हमें ऑर्डर देते हैं, हमें कब कैसे करना है, उस आदमी ने कहा। तो अभय ने उसकी बातों पर कहा, साला तुम्हारा बॉस कितना फट्टू है, खुद छुप कर बैठा है और अपने इतने सारे चमचे पाल रखे हैं और वो चमचे तुम्हें ऑर्डर देते हैं और तुम साले मुंह उठाकर मरने चले आते हो। अभय की बात सुनकर उस आदमी ने सर झुका लिया। ले जाओ इसे, अभय ने अपने एक आदमी से कहा तो उसका आदमी आगे आकर उसे ले गया। उसने जाने के बाद अभय ने टेबल पर रखी ड्रिंक की कैन उठाई और उसकी सिप लेने लगा। सिप लेते हुए अभय ने खुद से कहा, तुझे तो सबके सामने आना ही पड़ेगा, कब तक छुपेगा मेरी नज़रों से। इधर विला में राज के कहने पर मुन्ना को गार्ड ने बांधा हुआ था। दुआ और पायल को 2 गार्ड जाकर बेसमेंट से ले आए थे। वो दोनों अभी भी डरी हुई थी। राज ने दोनों को ऊपर जाकर आराम करने के लिए कहा
वो हॉल में ही बैठ गया और शौर्य के आने का इंतजार करने लगा। उसने बड़ी घड़ी देखी तो रात के 12 बज रहे थे। ये अभी तक नहीं आया, अब इसे क्या हो गया? राज ने खुद से ही कहा। उसने शौर्य को कॉल किया तो उसका कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था। राज ने कुछ सोचते हुए सिंह को कॉल किया। सिम्बा ने राज का कॉल रिसीव कर लिया। राज ने पूछने पर सिम्बा ने उसे सब बता दिया। शौर्य पर हमला हुआ है। ये बात सुनकर राज की भौहें तन गई। अभी कहाँ है वो? राज ने पूछा। सर, शौर्य सर उनके पीछे गए हैं। सिम्बा ने उसकी बातों को जवाब दिया। राज ने सिम्बा को ऑर्डर देते हुए कहा, उसे ढूंढो। ओके सर, सिम्बा ने कहा और कॉल कट कर दिया। हॉस्पिटल में शौर्य निरंजन शर्मा को हॉस्पिटल ले आया था। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे और शौर्य सच जाने का इंतजार। निरंजन शर्मा को देखकर शौर्य को एक उम्मीद मिली थी, शायद वो ही उसे 20 साल पहले का सच बता सके और वो अपने पिता को इंसाफ दिला सके। शौर्य अभी यही सोच रहा था कि तभी ओटी का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर ने देखा और शौर्य को बिना किसी भाव के सवाल किया, क्या वो ठीक है? डॉक्टर ने अपने चेहरे पर से मास्क हटाते हुए कहा, हमने उसकी जान तो बचा ली है पर वो कोमा में चला गया है। व्हाट आर यू सेइंग डॉक्टर? मुझे वो होश में चाहिए, शौर्य ने एग्रेसिव होते हुए कहा। डॉक्टर ने कहा, देखिए मिस्टर रायजादा, उन्हें 2 बुलेट्स लगी थी और उनके शरीर पर इतने जख्म थे, उन्हें देखकर यही लगता है कि उन्हें कई सालों से टॉर्चर करा जा रहा था। उनका शरीर पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुका था, ऐसे में उन्हें बुलेट्स लगी थी, इसलिए वो कोमा में चले गए। वो कोमा से कब बाहर आएगा? शौर्य ने पूछा। अभी कुछ नहीं कह सकते, ये उनकी बॉडी की रिकवरी पर डिपेंड करता है। वो जितनी जल्दी रिकवर होगी उतनी ही जल्दी कोमा से बाहर आ जाएंगी, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर अपनी बात बोलकर चले गए और शौर्य ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। देर रात शौर्य घर आया। रात के करीब 1 बज रहे थे। जब शौर्य घर पहुंचा उसने गार्ड में ही माहौल भांप लिया था कि वहाँ क्या हुआ है। जैसे जैसे वो अंदर आ रहा था, खून देखकर उसका चेहरा सख्त होता जा रहा था। राज अभी भी हॉल में ही बैठा था। शौर्य को देखकर वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसके पास आते ही राज ने क्यूरियस होते हुए पूछा, तू ठीक है ना शौर्य? शौर्य ने उसकी बात इग्नोर कर कहा, क्या हुआ है? कौन आया था यहाँ? शौर्य की टोन रूड थी। गुस्से की हल्की झलक उसके चेहरे पर भी दिख रही थी। दुआ और पायल कहाँ है? क्या वो दोनों ठीक है? शौर्य ने बिना राज के बोलने का मौका दिए क्यूरियसिटी में पूछा। तो राज ने उसे सारी बात बताई, जो हुआ वो सब बताने के बाद राज ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, यार इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया तक नहीं। तूने उसके बेटे को मारकर कोमा में पहुंचा दिया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। शौर्य ने फिर से राज की बात को इग्नोर कर कहा, वो दोनों कहाँ हैं? राज ने उसकी बातों पर कहा, ऊपर अपने कमरे में। शौर्य उनसे बिना कुछ बोले ऊपर चला गया। उसने पायल का रूम खोला और देखा तो वो सो रही थी। शौर्य ने वापस से डोर बंद कर दिया। वो दुआ के रूम की तरफ बढ़ गया। वो उसके रूम में अंदर गया तो देखा दुआ भी सो रही थी। दुआ के पास बैठते हुए उसके सर पर हाथ रखा तो वो डर कर उठ गई। उसने इतना डरी देखा। शौर्य उसके बगल बैठा। रिलैक्स दुआ, मैं हूँ। दुआ को डरते देखकर उसे समझाते हुए उसने कहा। शौर्य ने दुआ का चेहरा हल्की रोशनी में देखा। उसके चेहरे पर डर अभी भी था। उसकी आंखें अभी भी गीली थीं, जैसे वो रात रोते रोते सोई हो। शौर्य, आप आ गए? बोलते हुए वो उसके गले लग गई। दुआ ने शौर्य को कसकर गले लगाया और शौर्य उसकी मजबूत पकड़ से समझ गया था कि वो कितनी डरी हुई है। उसने उसकी कमर पर अपने हाथ लपेटते हुए उसे टाइटली अपनी बाह से भर लिया। दुआ ने शौर्य के गले लगे हुए ही कहा, वो हम लेने आए थे, वो हमें ले जाने के लिए आए थे शौर्य। शौर्य ने उसके सर पर सहलाते हुए से शांत करते हुए कहा, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कोई नहीं ले जाएगा तुम्हें। शौर्य उसे शांत कर रहा था और उसकी आंखों में दुआ की ऐसी हालत देखकर गुस्सा बढ़ता जा रहा था।
उसकी आंखें जो गुस्से से लाल हो गई थी, उसमें कहर दिख रहा था। कुछ देर बाद जब उसने दुआ के खुद से अलग करना चाहा, तो दुआ ने उसे कसकर पकड़ लिया और कांपती हुई आवाज़ में बोली, नहीं, आप नहीं जाएंगे, हम आपको नहीं नहीं जाने देंगे। शौर्य ने फिर से उसे अपने भाव में भरते हुए उसके सर और पीठ को सहलाते हुए कहा, दुआ, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ तुम्हारे पास, देखो मैं यहीं हूँ। वो उसे अपनी भाव में भरे हुए ही बेड से टिककर बैठ गया। उसका शरीर जो अभी भी कांप रहा था, शौर्य ने ब्लैंकेट खींचकर उसे दुआ को कवर करते हुए से अपनी भाव में भरे हुए ही बैठा रहा। वो उसके सर को धीरे धीरे सहला रहा था। दुआ के हाथ शौर्य के शर्ट को अपनी मुट्ठी में भरे हुए थे। अपने अपने उसने अपने होठ दुआ के बालों पर रख दिए। उसने अपने होठ दुआ के बालों पर रख दिया। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ प्यार भी भरा था। राज अपने रूम में सोने जा ही रहा था कि उसके कदम पायल के रूम के बाहर रुक गए। कुछ सेकंड रुककर वो डोर की तरफ देखते हुए सोचने लगा। उसका चेहरा बता रहा था कि उसके दिमाग पर उसका दिल हावी हो रहा था। उसके हाथ धीरे से आगे बढ़े और डोर को खोल दिया। वो अंदर गया, बेड के बगल अपने दोनों हाथ पैंट में जेब डालकर खड़ा हो गया। वो सोई हुई पायल को मासूम चेहरे को देख रहा था, जो अभी दुनिया भर की मासूमियत अपने चेहरे पर लिखे सुकून से सो रहा था। उसे देखकर उसके होठों पर भी एक छोटी सी कली खिल गई। उसे पायल का उस वक्त का चेहरा याद आया जब वो आदमी उसके बाल पकड़ रहे थे और उसे दर्द से पायल की आंखों में आंसू भरे थे और उसका एक हाथ अपने बालों को पकड़े हुए था। वो अपनी भीगी आंखों से जब राज को देख रही थी, उसे देखकर उसकी आंखों में खुशी और होठों पर छोटी सी कली खिली थी, यानी हंसी आई। मुस्कुराया और मानो उसे देखकर भरोसा हो गया हो कि अब उसे कुछ नहीं होगा। राज उसे बचा लेगा इन बुरे लोगों से। राज यही सब सोचते हुए पायल को देख रहा था। उसने साइड पड़े ब्लैंकेट को उठाया और उसे पायल को उड़ाते हुए झुककर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए। कुछ देर उसके पास रुककर वो अपने रूम में चला गया। हालांकि उसका जाने का मन नहीं था, पर घर में शौर्य है, यह बात भी तो वो अच्छे से जानता था। वो नहीं चाहता था कि शौर्य को अभी उसके और पायल के बारे में कुछ पता चले, क्योंकि अभी उसे खुद पता नहीं था पायल उसके बारे में क्या सोचती है। शौर्य की कब आंखें लग गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी जब आंखें खुली तो उसने देखा कि दुआ को अपनी बाहों में भरे सो रहा है और दुआ एक बच्चे की तरह अपना चेहरा उसने सीने में छुपाए हुए ही सो रही थी। शौर्य ने अपने फ़ोन में टाइम देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। शौर्य ने धीरे धीरे दुआ को खुद से अलग किया, पर उसकी मुट्ठी उसकी शर्ट की कॉलर को हाथ में भरे अब भी उतनी ही कसकर बंद थी। उसने धीरे से उसकी मुट्ठी को खोला और अपनी कॉलर को उसकी मुट्ठी से आज़ाद किया। उसके हाथों पर अपने होंठ रख उसने उसके हाथ को वापस बेड पे रख दिया। वो बेड से उठी और अपने कपड़े ठीक किए। उसने दुआ को सही से सुलाते हुए उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। वो थोड़ा सा नींद में ही कसमसाई और अपनी पोजीशन चेंज कर करवट लेकर वापस सो गई। बेवकूफ़ लड़की, आराम से सोना, डंडा नहीं, तुम्हारे जाने से पहले मैं वापस आ जाऊंगा। शौर्य अपनी बात बोलकर उस पर अपनी एक प्यार भरी नज़र डालकर चला गया। शौर्य हॉल में आया तो देखा राज उसका पहले से ही वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। शौर्य की आंखों में गुस्से की आग देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि थोड़ी देर पहले इन्हीं आंखों में बेशुमार प्यार भरा था। वो दोनों एक साथ विला से निकले, जहाँ एक तरफ 2 पल की ही सही शौर्य ने दुआ को बाहों में भर कर उसे साथ सुकून की नींद ली थी, तो वहीं शांतनु ने पूरी रात जाग कर बिताई थी। जब उसे अपने एक एक कर तीनों प्लान के फेल होने की खबर मिली तो उसने गुस्से से अपने ही आदमियों को शूट कर दिया था। वो अपने घर में था और ड्रिंक काउंटर पर बैठा था। वहीं पड़ी खाली बोतलें कल रात की कहानी बता रही थी कि उसने कल रात से सुबह तक वो पी ही रहा था। शौर्य
तू किस मिट्टी का बना है साले, तू मरता क्यों नहीं? उसने गुस्से से कहा और हाथ में पकड़ी बोतल को फर्श पर फेंक दिया, जो टूटकर 100 टुकड़ों में बिखर गई। देहरादून में हुए एक्सीडेंट में भी तू बच गया। हर बार तू कैसे बच जाता है? तू इतना लकी कैसे हो सकता है शौर्य? शांतनु ने फर्श पर टूट कर बिखरी बॉटल को देखते हुए कहा। तभी कुछ आदमी अंदर आए। उन्हें देखकर शांतनु ने कहा, क्या वो मिला? उसके सामने खड़े आदमी से एक ने सर को नाम में हिलाते हुए कहा, सर हमने सारे हॉस्पिटल देख लिए पर वो हमें नहीं मिला। शांतनु को खबर मिल गई थी कि शौर्य ने निरंजन को बचा लिया है। ये सुनकर ही शांतनु सच से बाहर आ जाने के बारे में सोचकर डरने लगा था कि सच बाहर आ जाएगा तो क्या होगा। इसलिए उसने अपने आदमियों को भेजकर उसे ढूंढकर मारने के लिए कहा। पर अभी अपने आदमियों की बात सुनकर वो गुस्से से भर गया। शराब की वजह से लाल हो गई उसकी आंखें अब गुस्से में और भी लाल हो चुकी थी। गोली मार लो खुद को, तुम सब किसी काम के नहीं हो। ना उस शौर्य को मार पाए और ना तिवारी और पांडे को मार पाए। तुम सब किसी लायक नहीं हो। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, इससे पहले कि मैं तुम सबको मार डालूं। शांतनु ने बेहद गुस्से से अग्रेसिव टोन में दांत पीसते हुए अपनी बात कही थी। उसकी बात सुनकर सब लोग चले गए। मंजीत की आंख अलार्म की आवाज़ सुनकर खुली। उसने उठकर बैठे हुए टेबल पर रखे अपना चश्मा उठाया और पहनते हुए उसने सामने देखा तो बहुत चक्कर रह गया। उसे लगा ये उसकी नज़र का धोखा है या फिर उसके चश्मा खराब हो गया है। यही सोचकर उसने आंखों पर चढ़ा चश्मा उतारा, उसे कपड़े से साफ कर वापस उसे अपनी आंखों पर चढ़ाने को हुआ कि सामने देखा, पर उसकी आंखों के सामने का दृश्य बदला नहीं। ये देखकर मंजीत की आंखों में खौफ दिखने लगा और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। उसके माथे पर छलकी पसीने की बूंदों को उसने अपने एक हाथ से साफ करते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे, मेरे रूम में कैसे आए? गार्ड ने तुम्हें किसी ने रोका नहीं? मंजीत ने अटकते हुए अपने सामने बैठे शख्स को देखते हुए कहा। शौर्य, जो उसकी आंखों के सामने सिंगल सोफे पर राजा की तरह हाथ में गन लिए बैठा था, वो मंजीत के चेहरे पर डर देखकर मुस्कुराया और उठकर सामने खड़ा हो गया। अपनी गन पर हाथ फेरते हुए शौर्य ने कहा, जब तू मेरे घर में घुस सकता है तो मैं नहीं घुस सकता? तेरे बेटे को तो सिर्फ कोमा में पहुंचाया। अगली बार अगर तूने मेरे घर में घुसने की कोशिश की तो तुझे सीधा ऊपर भेज दूंगा। शौर्य की बात ही मंजीत को डराने के लिए काफ़ी थी। मंजीत फिर भी अपनी बची कुची हिम्मत इकट्ठी करके बोला, शौर्य, ना तेरी मुझसे कोई दुश्मनी है, ना मेरी तुझसे कोई दुश्मनी थी। तूने मेरे बेटे को मारा, मैं ये सब भूल जाऊंगा, वो बोल रहा था और उसके माथे पे पसीना टपक रहा था। जिसकी वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई है, तो मुझे बस वो लड़की दे दे। जैसे ही मंजीत ने अपनी बात पूरी की, उसी पल उस गले में उसकी सांसें अटक गईं। उसने नज़रें ऊपर कर देखा तो शौर्य उसके सर पर गन पॉइंट किए खड़ा था। उसका नाम भी मत लेना, शी इज़ माई वाइफ, और तेरे बेटे ने मेरी बीवी पर नज़र डाली थी, इसलिए उसकी ऐसी हालत की, और तूने अपने आदमी भेजकर उसे उठाने की कोशिश की। तेरे आदमी तो अब जिंदा नहीं रहे। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो उसके बारे में सोचना भी नहीं। तू कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, मेरे सामने तेरा कद छोटा है। अब क्या करेगा शांतनु? और हाँ, सब्सक्राइब करते जाना। सब्सक्राइब करने से आपका ही फ़ायदा, आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं, जिससे कि जो भी कोई चेंजेस हो कभी भी आगे तो आपको पता रहे। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।